Hello friends, in this session we are going to discuss about elasticity of demand। जैसे आपने इससे पिछला सेशन देखा होगा तो उस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यानी किसी चीज़ का दाम गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, अज्यूमिंग एवरी अदर फैक्टर कांस्टेंट, जिसे हमने डिमांड फंक्शन के थ्रू पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन प्राइस, ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, एंड लॉ ऑफ डिमांड का कोर कवरेज किया था कि लॉ ऑफ डिमांड की बातें हम क्यों माने, क्यों जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है हम ये माने। तो हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट कि जैसे प्राइसेस गिरते हैं तो दूसरी कमोडिटीज जो राइवल्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो भी हमारी कमोडिटी कंज्यूम करने लगते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। वहीं इनकम इफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, जिसमें हमने देखा था कि हमारे ही कमोडिटी को कंज्यूम करने वाला अगर और कंज्यूम करने लग गया प्राइस गिरने पे तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उसने ये गुड्स छोड़ के थोड़े सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स की तरफ चला गया तो इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव है। सब कुछ डिपेंड इसी पे करता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का क्या बिहेवियर रहा और लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा या नहीं, जिसका हमने एक एनालिसिस चार्ट बनाया था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी थी कि वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप दे रहा था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं दे रहा। इसका मतलब ये तो बता रहा था लॉ ऑफ डिमांड कि रिलेशनशिप इनवर्स है, मतलब डायरेक्शन उल्टे पुल्टे हैं, एक बढ़ता है तो एक गिरता है, पर कितने से वो नहीं बताता, जो एक बहुत ही रेलेवेंट चीज हो सकती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, कि उस प्रोड्यूसर को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है वो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है। तो हमें ये चीजें समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा सर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। एक सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। आपने अपनी लाइफ में दो तरह के रबर बैंड्स देखे होंगे। रबर बैंड्स जिसमें हम किसी चीज को बांध देते हैं, तो एक होते हैं मोटे मोटे रबर बैंड्स जिनको आप कितना भी खींचो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बड़े ही स्टिफ से होते हैं। और दूसरे तरीके का रबर बैंड होता है, थोड़ा सा खींचो, पतले पतले रबर बैंड फटाक से खींच जाते हैं, कितनी बार तो थोड़ा सा खींचते ही टूट भी जाते हैं। ऐसे तरह के रबर बैंड्स देखे हैं। ये जो दो तरह के रबर बैंड्स हैं, वैसे ही दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। जो मोटा रबर बैंड है उसे हम कितना भी खींच रहे हैं लेकिन ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हो रहा, यानी उसकी इलास्टिसिटी लो है, उसकी सेंसिटिविटी लो है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस लो है। वहीं अगर हम देखते हैं जो पतले पतले रबर बैंड है, उसे हम जरा सा भी खींचते हैं तो काफी अपने आप एक्सपैंड हो जाता है, यानी उसकी इलास्टिसिटी हाई है, उसमें बदलाव ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा है। वैसे ही दो प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मैंने बहुत बढ़ाई, लेकिन जो डिमांड गिरी वो जरा सी गिरी, यानी इतनी प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद डिमांड में जरा सा गिरावट आया, यानी उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी लो है। वही कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, जरा सी बढ़ाई, लेकिन डिमांड में जोरदार गिरावट आ गई, उसकी इलास्टिसिटी हाई है। तो जब भी प्राइस बढ़ाने या घटाने की कोई भी प्रोड्यूसर कोशिश करता है तो उसे पता होना चाहिए उसकी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई है या लो, यानी कि उसकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लिकर, अल्कोहल कैसा प्रोडक्ट है, हैबिचुअल प्रोडक्ट है। जो लोग उसे ड्रिंक करते हैं वो एडिक्टेड होते हैं और उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर अल्कोहल के दाम बढ़ाए भी जाएंगे तो भी जो उसकी डिमांड है उसमें अगर गिरावट आई भी तो बहुत कम गिरावट आएगी, जबकि प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट अल्कोहल, लिकर और इन चीजों पे हैवी टैक्सेस लगाती है, क्योंकि टैक्सेस लगा के उनकी प्राइसेस बढ़ भी गई तो भी लोग कंज्यूम तो करते ही है, डिमांड में बहुत कम गिरावट होती है और सरकार का ट्रेजरी इकट्ठा हो जाता है, साथ साथ में सोशल कॉस्ट भी हो जाता है कि वी हैव डिस्करेज द कंजम्पशन। जनरली जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी लो ही होती है।
खाने पीने का सामान है, बेसिक कपड़े हैं, इन सब चीज़ों में अगर बढ़त होती भी है, चीज़ें के दाम बढ़ते भी हैं, तो भी हमें खरीदना तो पड़ता ही है। थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देते हैं लेकिन फिर भी खरीदते तो हैं ही। लेकिन वही जो लग्जरियस चीज़ें होती है, एसी, टीवी, गाड़ी, फ्रिज, ये सारी चीज़ों के अगर दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना हम जी सकते हैं। यानी इन प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी हाई होती है। तो इलास्टिसिटी के बेसिस पे, रिस्पॉन्सिवनेस के बेसिस पे, सेंसिटिविटी के बेसिस पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करता है प्रोड्यूसर। दैट इज वाई ये एक बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसे आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक सेंसिटिव और एक नॉट सेंसिटिव। सेंसिटिव लोग कैसे होते हैं? जरा सा भी डांट दो, जरा सा भी बोल दो तो दिल को बुरा लग जाता है, बड़ा रिएक्शन आ जाता है, 2 दिन किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते। सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, हाईली इलास्टिक। और दूसरे होते हैं नॉन सेंसिटिव, गाली भी दे दो, थप्पड़ भी मार दो तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें लगता है चलता है ना, ठीक है ना, उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। गलत और सही कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? कम सेंसिटिव होते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट्स भी लेस इलास्टिक होते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इस सेशन में हम 3 तरह की इलास्टिसिटीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ओन प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तीनों ही पिछले सेशन से ही निकल के आए हैं, क्योंकि पिछले सेशन में जब डिमांड फंक्शन बनाया था तो हमने कहा था खुद का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम एंड रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस के बेसिस पे डिमांड पे इंपैक्ट आता है। तो हमें तीनों एंगल से डिमांड पे इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड देखना है। अब डायरेक्शन तो हमने देख ही लिया था, तीनों को ही हमने समझ लिया था। अभी हम सिर्फ फोकस इस पे करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम सिर्फ ओन प्राइस इलास्टिसिटी यानी खुद के दाम बदलते हैं तो डिमांड पे जो इंपैक्ट हुआ उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जिसके लिए आपको मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। डिमांड शेड्यूल, एक डिमांड शेड्यूल हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि कोई प्रोडक्ट है, उसका दाम अगर 10 रुपए होता है तो लोग 100 केजी खरीदने तैयार होते हैं। कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 11 रुपए हो गया तो 80 केजी खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरी। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जिस इनवर्स रिलेशनशिप से हमने एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है कि 10 रुपए की प्राइस पे 100 की क्वांटिटी है और प्राइस 11 हो गई, जब बढ़ी तो क्वांटिटी गिर के 80 हो गई। दैट इज वाई जो हमारा कर्व बन के आया, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि डिमांड कर्व जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आता है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल गिफ्ट गुड्स, वेबल गुड्स, जब वो पॉजिटिवली स्लोप्ड आता है। तो ये बातें हमें बेसिक पता है कि इस तरह से एक डिमांड शेड्यूल होता है, एक डिमांड कर्व होता है। अब मुद्दा ये है कि ये डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे इलास्टिसिटी का कंप्यूटेशन किया कैसे जाता है। इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज फॉर्म यूज करके ही निकाली जाती है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज। व्हाई? अगर हम परसेंटेज चेंज बेसिस पे नहीं निकालेंगे तो जो यूनिट का मेजर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमें परेशान करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां 1 रुपए से बढ़ा दाम तो 20 केजी की गिरावट आई, तो हम क्या कहेंगे? 1 रुपी से इंक्रीमेंट होता है तो 20 केजी गिरता है। वहीं कोई और प्रोडक्ट होगा और किसी और प्रोडक्ट में ऐसा होगा 1 रुपए से बढ़त होने पे 20 लीटर्स गिरा, तो 1 रुपए से बढ़ने पे यहां 20 केजीज गिरा और किसी और प्रोडक्ट में 1 रुपए से बढ़ने पे 20 लीटर्स गिरा। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों सेम ही है, क्योंकि एक में 20 केजीज गिरा है और एक में 20 लीटर्स गिरा है। दोनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है, जिसे हम सिंपली बुलाते हैं स्लोप। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज द स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? यूनिट के साथ होता है। दैट इज 20 kgs फॉर 1 रुपी minus 20 kgs for plus 1 rupee minus 20 liters for plus 1 rupee. Change in quantity divided by change in price, that is slope. Change in quantity divided by change in price. जैसे यहां हमारा स्लोप क्या निकल के आने वाला है? -20 kg per rupee. तो इस तरीके से हम दो प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें तो ऐसा चाहिए कि कोई ऐसा नंबर निकले जिसमें हम दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर पाए। इसीलिए हम
स्लोप की बजाय परसेंटेज चेंजेस लेते हैं कि क्वांटिटी में एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ वो मत लो न्यूमरेटर में, प्राइस में एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ वो मत लो डिनोमिनेटर में, परसेंटेज चेंज लो। यानी न्यूमरेटर में लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ताकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आएगा, ओन प्राइस इलास्टिसिटी निकल के आएगी, खुद के प्राइस बदलने पे जो रिस्पॉन्सिवनेस निकल के आएगी वो एक यूनिट फ्री मेजर होगा, पीछे कुछ भी लगा नहीं होगा। मतलब आंसर आएगा -1, आंसर आएगा -2, not -2 kgs or -2 rupee, it will be a pure number without any kind of unit. So slope has unit but elasticity is unit free. ये एक छोटा सा 1 मार्क एमसीक्यू बन सकता है और कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेट कैसे करना है इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 100 केजी से 80 केजी हो गया क्वांटिटी, यानी 20 केजी की गिरावट आई, तो मुझे इसे परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, 100 से 80 हो गया, 100 से 80 मतलब 20 केजीज गिरा ऑन अ बेस ऑफ 100 केजीज, 100 से 80 चला गया तो 20 गिरावट आई ऑन अ बेस ऑफ 100, मतलब कितने परसेंटेज गिर गया, 20% गिर गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज Q1, दिस इज Q0, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जो इस क्वेश्चन में 80 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इनटू 100 will give us -20% divided by percentage change in price। कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ, तो 10 की प्राइस थी, 10 की प्राइस से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। जब 10 से 11 हुआ तो 1 रुपए से बढ़ा, 1 रुपए से बढ़ा ऑन अ बेस ऑफ 10 रुपीज, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं P1, इसे बोलेंगे P0, तो P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इनटू 100, this will give us plus 10%, क्योंकि 10 रुपए से 11 होना मतलब 1 रुपए बढ़ना ऑन अ बेस ऑफ 10, तो 1/10 into 100 will be plus 10%, minus 20% divided by plus 10% will give us -2. This is the elasticity of demand, -2 हमारी इलास्टिसिटी निकल के आई, which is a unit free measure, क्योंकि पीछे परसेंटेज आए वो कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी यूनिट यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया ऑफ परसेंटेजेस। ये -2 का मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस बहुत जरूरी है। -2 में माइनस खाली इनवर्स रिलेशन है ये बताता है, मतलब माइनस का खाली इतना ही यूज है। माइनस देख के ये पता चल गया, एक गिरा होगा ना तो दूसरा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना तो ये गिरा होगा, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ा है ना तो क्वांटिटी गिरा है, माइनस का उतना ही काम है और कोई काम नहीं है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्या बताता है, 2 बताता है कि अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज करोगे तो क्वांटिटी में उसका 2 गुना परसेंटेज चेंज होगा। यानी कि अगर प्राइस में 20% चेंज करोगे तो क्वांटिटी में 40% चेंज होगा, प्राइस में 100% चेंज करोगे तो क्वांटिटी में 200% चेंज होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बिकॉज देयर इज अ माइनस। इसका मतलब जॉइंट रीडिंग करूं अगर मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर 20% से बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 40% से गिरेगी, प्राइस अगर 10% से गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ेगी। सो इट विल बी 2 times of the percentage change in price but on the opposite side, that is negative। यानी लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा इलास्टिसिटी आंसर माइनस में ही आएगा, कभी प्लस नहीं आएगा। अगर आपका आंसर कभी प्लस आ गया तो इसका मतलब ये डिमांड शेड्यूल में वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग होगा मतलब या तो वो गिफन गुड्स होगा या वेबलिन गुड्स होगा, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड, इट इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को रिफाइन करके एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जैसे कि Q1 माइनस Q0 को मैं बोल सकता हूं चेंज इन Q, डेल्टा Q दैट इज चेंज इन Q। P1 माइनस P0 को मैं बोल सकता हूं चेंज इन P दैट इज डेल्टा P। 100 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब चेंज इन Q अपॉन Q0 डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P0, जिसे अगर मैं रेजिक करूंगा, इसे ऊपर लेके आऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, चेंज इन Q
अपॉन चेंज इन P इनटू P0 बाय Q0। अगर आप इसको मैथमेटिकली घुमाओगे तो इट विल बी अल्टीमेटली चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P0 बाय Q0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ जाता है टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि चेंज इन Q क्या था हमारा -20 kgs, तो यहां मैं बोल दूंगा -20। चेंज इन P क्या था हमारा, 1 रुपए से बढ़ा, +1। P0 दैट इज द स्टार्टिंग प्राइस एंड Q0 दैट इज द स्टार्टिंग क्वांटिटी 10 and 100। -20 divided by +1 into 10 divided by 100, you will solve it. You will obviously again get -2, जिससे एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन और होता है। अगर हमारा फॉर्मूला चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P0 बाय Q0 है, तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P क्या होता है, स्लोप, जहां से हमने शुरुआत की थी इस कॉन्सेप्ट की। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला होता है स्लोप into P0 by Q0। This is the third formula। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P into P0 by Q0, दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। तीसरा क्या हो गया, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P सीधे होता है स्लोप into P0 by Q0। For example, in this question, the slope was -20 kg per rupee, तो स्लोप हो जाएगा -20। P0 क्या है 10, Q0 क्या है 100। सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा -2, और -2 का एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन तो हमने देख ही लिया। इसे कई बार इंस्टीट्यूट आपको डिमांड फंक्शन फॉर्मेट में पूछेगी। डिमांड फंक्शन फॉर्मेट का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको शेड्यूल दे दिया और बताया ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी, ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी। वो आपको इस तरीके से नहीं देंगे, वो आपको एक डिमांड फंक्शन देंगे, एक लीनियर इक्वेशन देंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस px। कितना px, ऐसे करके एक डिमांड फंक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन छोटा सा इसी के लिए बना लेते हैं। आपको इस तरीके से एग्जाम में दिया होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 300 माइनस 20 px, ऐसे एक इक्वेशन दी होगी। दिस इज अ डिमांड फंक्शन, जिसमें हमने क्या कहा, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, px। px इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। px अपने हिसाब से हम बदलेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड निकल के आएगी, जिसमें अगर समझो मैं px में डाल देता हूं 10 रुपीज, तो 10 into 20 दैट विल बी 200। 300 माइनस 200 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ जाएगी 100। या फिर मैं प्राइस में डाल देता हूं 11, प्राइस में डालूंगा 11, तो 11 into 20 220। 300 माइनस 220 विल गिव मी 80। यानी कि आपको सीधे ये नंबर्स नहीं दिए, डिमांड फंक्शन दे दी और फिर बता दिया कि प्राइस अगर 10 रुपए है तो ये निकाल लो, प्राइस अगर 11 रुपए है तो ये निकाल लो। तो फिर आप इसे निकालने के बाद कैलकुलेशंस कर सकते हो एंड देन फिर से पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। बट इतना सब भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर डिमांड फंक्शन दिया होता है तो आप जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल टू c प्लस mx, जिसमें जो m होता है दैट इज स्लोप। यहां हमारा स्लोप क्या है -20, मतलब वट एवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस, प्राइस के साथ जो भी नंबर है वो नंबर हमारा स्लोप होता है, जो हमने निकाला भी है -20 kg पर रुपी। यानी कि आप डिमांड फंक्शन देख के सीधे स्लोप डिटरमाइन कर सकते हो। तो स्लोप डिटरमाइन हो गया तो सीधे ये फॉर्मूला में स्लोप डाल दोगे -20 इसके साथ साथ, और इनटू P0 जो भी क्वेश्चन में प्राइस दिया होगा उस प्राइस को इसमें डाल के क्वांटिटी निकालने के बाद यहां पुट कर दोगे। प्राइस और क्वांटिटी पुट कर दिया, स्लोप पुट कर दिया, इलास्टिसिटी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर इसी तरीके से करना होता तो मैं क्या कहता, स्लोप इक्वेशन में देख के जो भी प्राइस के साथ है वो है -20। P क्वेश्चन में दिया होता कि समझो P 10 रुपए है, 10 रुपए इसमें डालता तो 10 into 20 200 होता, 300 minus 200 Q0 is 100 kgs। ये तीन नंबर्स निकल के आ गए। सीधे ये फॉर्मूला यूज करता, इसमें स्लोप डाल देता, P0 डाल देता, Q0 डाल देता और मेरा इलास्टिसिटी निकल के आ जाता।
This is a simple methodology by which you solve elasticity of demand, that too on price elasticity. जैसा हमने आपको कहा कि 3 तरह के इलास्टिसिटीज पढ़ने हमें, खुद की प्राइस चेंज होती है तो क्या, इनकम चेंज होती है तो क्या, दूसरे की प्राइस चेंज होती है तो क्या. अभी इनकम और क्रॉस वो हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे. अभी हमने सिर्फ क्या डिस्कस करना था, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी. तो मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बता दिए. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दूसरा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू P0 बाय Q0. तीसरा स्लोप इनटू P0 बाय Q0. स्लोप यूनिट फ्री नहीं होता, लेकिन इलास्टिसिटी यूनिट फ्री होता है, जिसमें डिमांड फंक्शन अगर दिया हो तो डिमांड फंक्शन को आप इस फॉर्मेट में ले आएंगे. क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 300 माइनस 20px, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू cf प्लस mx, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट, जिसमें जो m है वो हमारा स्लोप होगा. तो स्लोप मिल गया, प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा वो डाल दोगे, क्वांटिटी आ जाएगा और फिर उसे वापस सॉल्व कर लोगे. जो इलास्टिसिटी निकल के आया उसका हमने इंटरप्रिटेशन देखा. जैसे यहां हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आंसर निकल के आया -2 जो आंसर निकल के आया उसमें हमने कहा माइनस जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है. अगर प्लस आता तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता. 2 क्या बताता है, 2 बताता है कि अगर प्राइस इतने परसेंटेज से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी उसके 2 गुने परसेंटेज से चेंज होगी, गिरेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इस केस में. 2 डिनोट्स हाई इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी हाई है. अगर 1 से कम आता है आंसर 0.2, 0.3, 0.4 तो दैट इज लो इलास्टिसिटी. मतलब जो हमारा पूरा प्राइस इलास्टिसिटी है उसे हम 5 डिग्रीज में तोड़ते हैं. एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. तो हम नेक्स्ट सेशन में ये जो कैलकुलेशन हमने करना सीखा इसकी 5 डिग्रीज डिस्कस करेंगे और जो फैक्टर्स इस प्राइस इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं उन्हें कवर करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट सेशन वी विल टॉक अबाउट इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. वी विल आल्सो डू अ फ्यू क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशन, क्योंकि इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कॉन्सेप्ट का. हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक और एडिशनल सेशन में. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. जितनी भी बातें हमने बोर्ड पे लिखी वो तो आपने डेफिनेटली हमेशा की तरह कॉपी करनी ही करनी है. साथ साथ में जो नोट्स हैं उसे भी आप गो थ्रू करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लेंगे. हैव अ नाइस डे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड कंटिन्यू विद दिस टॉपिक.